स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जिसका आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। मुख्य रूप से इस भाग 2 में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा यानी IUCN के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह का हम लोग देखेंगे कि किस तरह इन पेड़ पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला स्थान पर है सामान्य जातियाँ। सामान्य का मतलब होता है एकदम नॉर्मल, वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मनुष्य नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, उसी तरह जीव जंतु जो है नॉर्मल जीते हैं। ऐसे वन्य प्राणी को हम लोग सामान्य जातियों में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर पशु, साल, चीड़ और कृदन। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे है संकटग्रस्त जातियाँ। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जिन विषम परिस्थितियों में के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे लगातार जारी रहते हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। और आने वाले समय में ये जातियाँ अभी तो दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसका हम लोग ख्याल नहीं रखें तो ये भी लुप्त हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? उदाहरण के तौर पर काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और मणिपुरी हिरण इत्यादि। इसे हम लोग संकटग्रस्त जातियों में रखते हैं। तीसरा है हम लोगों का सुभेद जातियाँ, वल्नरेबल जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, मतलब पहले जितना थी उससे बढ़ नहीं रही है, बल्कि ये लगातार घट रही है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लें नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी का डॉल्फिन। अगर मान लीजिए कि डॉल्फिन 2010 में 5,000 था, लेकिन 2015 में ये घट करके 3,000 हो गया और 2020 में ये 1,000 बच गया। तो क्या हो रहा है? ये लगातार घट रहा है। तो ऐसे जातियों को हम लोग सुभेद जातियाँ में रखते हैं। और अगर इसका हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो जातियाँ हैं कहीं ना कहीं आगे चल करके संकटग्रस्त जातियों में बदल जाएंगे, और ये भी धीरे धीरे क्या होगा कि ये भी विलुप्ति के कगार पे चल जाएंगे। इसीलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में, दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ से ही पता चलता है कि बहुत ही 1-2 कहीं मिल जाते हैं, बहुत ही विचित्र टाइप के ये वन्य जीव होते हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं। तो इन जातियों की संख्या बहुत कम है। अगर ये जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या ना के बराबर है, अगर इनका हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे, खोजेंगे नहीं, इनका अच्छा से बढ़िया से इसका पालन नहीं करेंगे, तो ये दुर्लभ जो प्रजाति है ये भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। 5वां नंबर है हम लोगों का स्थानिक जातियाँ। तो स्थानिक जातियाँ वे हैं जो प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से, कौन सा? प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग एक विशेष क्षेत्र में ये जातियाँ पाई जाती है। तो विशेष क्षेत्र में जो जातियाँ पाई जाती है एक अपना एक अलग क्षेत्र होता है। तो ऐसे विशेष प्रकार के जो जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं उसे हम लोग स्थानिक जातियाँ कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सुअर और निकोबारी कबूतर पाया जाता है। अब हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं, लुप्त जातियाँ। नाम से ही पता चल रहा है कि लुप्त है। अब देखिए ये वे जातियाँ हैं जो इसके रहने के लिए आवासों के खोजने के लिए तो गए, लेकिन वहाँ पता चला कि वहाँ पर ये जातियाँ अब नहीं है। बहुत पहले थी लेकिन अब वो जातियाँ वहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इससे पता चलता है कि पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब ये वहाँ पे लुप्त हो गई है, यानी कि वहाँ पे अब नहीं है। तो ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र
स्थानीय क्षेत्र से लुप्त हो गई है, या फिर उस प्रदेश से लुप्त हो गई है, या फिर देश से, या फिर उससे महाद्वीप से, या कहें तो पूरे पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। तो ऐसे कौन सी जीव है? तो एशियाई चीता। एशियाई चीता तो भारत में 1992 में ही इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और दूसरा है गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों का वर्गीकरण। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनका धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं और इनमें लगातार कमी आती जा रही है। इसके कोई ना कोई तो कारण जरूर होंगे, जिसमें से पहला कारण है कि आप अगर नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ, अपने आसपास देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मानव ने यानी हमने ही प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित किया है। किसको? प्रकृति को संसाधन में क्या किया है? परिवर्तित किया है। तो मानव ने जब, किसने किया है? तो मानव ने। मानव आज के समय में इतना लालची हो गया है कि अपने लालचवश, अपने फायदे के लिए प्रकृति का कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति को संसाधन में बदलने का जो सिलसिला जारी है, इसमें मानव का सबसे बड़ा योगदान है। अब देखिए, ये जो प्रकृति है, इससे हमें क्या क्या मिलता है? तो ये जो प्रकृति है, कहीं ना कहीं हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, पत्ते प्रदान करते हैं, रबड़ प्रदान करते हैं, साथ ही साथ दवाइयाँ जो जड़ी बूटियों से बनते हैं वो भी हमें प्रकृति से ही मिलता है, भोजन भी हमें प्रकृति से ही मिलती है, ईंधन, या फिर जानवरों के लिए चारा, या फिर फसल के लिए खाद। तो ये सब जितने भी चीज़ है, कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? वन और वन्य जीव जातियों से ही प्राप्त होती है। तो मानव हम ही है, यानी मानव ने ही बड़े पैमाने पर वन और वन्य जीव का अपने लालचवश फायदे के लिए बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। अब हम लोग इसी का दूसरा अगर टॉपिक देखें, इसी में लगातार हम लोग देखते चले 2 नंबर में कि और आगे इसका क्या कारण है। तो उपनिवेश काल से ही, जब देश अंग्रेजों के अंदर में था, यानी कि उपनिवेश काल के दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज लोग भारत को कच्चे माल के रूप में, समृद्ध देश के रूप में मानते थे, और यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक संसाधन संपदा थी उसका कहीं ना कहीं दोहन करते थे। तो दोहन करने के लिए भी इनको संसाधन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि पेड़ों को काट करके उस लकड़ियों का इन्होंने क्या किया कि रेल पटरी बनाए और बहुत से खनन कार्य किए, जिसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग का जो प्राकृतिक संसाधन था उसका बहुत तेज़ी से दोहन होता गया। आज़ादी के बाद भी यही हालत रहा। विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। जैसे उपनिवेश काल में क्या क्या नुकसान हुआ, तो रेल लाइन बिछाने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए, कृषि कार्य के लिए, फिर व्यापार के लिए और वाणिज्य। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कहीं ना कहीं वनों का लगातार प्रयोग किया गया। रेल लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटा गया, उन पटरी बनाने के लिए रेलवे का डब्बा का जो स्लीपर होता है वो लकड़ी से बनता है, और पेड़ जब काटेंगे तो वो ज़मीन क्या होगा, वो भी खाली हो जाएगा, वहाँ पर रेल लाइन बिछा देंगे। तो कृषि क्षेत्र भी गया, कृषि में भी गया। दूसरा है कृषि, तो पेड़ों को काट करके कृषि क्षेत्र वाला जगह बना दिया गया। व्यापार के लिए भी कहीं ना कहीं पेड़ों का दोहन किया गया। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे वन में, तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे? उनका आवास तो वही है, और अगर वही नहीं रहता है तो वहाँ के आसपास के रहने वाले जीव जंतु जो उस पेड़ पौधे पर निर्भर है, उनको भी कहीं ना कहीं से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि
1951 से लेकर के 1981 के दौरान, 1951 से लेकर के 1981 के दौरान जब भारत ने जब वन सर्वेक्षण किया तो पाया कि 26,200 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था वो क्षेत्र वन से किस में बदल गया, कृषि भूमि में बदल गया, कृषि भूमि में ये क्षेत्र बदल गया। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य भारत इन दो क्षेत्रों में झूम कृषि से स्लैश एंड बर्न कृषि से भी वनों का नुकसान पहुंचा है। ये तो हो गई 2 नंबर बात। अब हम तीसरा बात करते हैं कि बड़ी बड़ी जो नदी परियोजनाएं हैं कहीं ना कहीं हमारे वनों को नुकसान पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो तीसरा नंबर हो गया नदी, या फिर इसको कहें तो बड़ी विकास परियोजना। तो ये जो बड़ी विकास परियोजना है इससे कहीं ना कहीं वनों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। 1952 में ही 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र को बदल करके कृषि में तब्दील कर दिया गया। और यह अगर लगातार ये चीज़ जारी रहा, वनों को कटाई जारी रहा अंधाधुंध, तो एक ना एक दिन वन क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ के जीव जंतु ख़त्म हो जाएंगे। बात करते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी परियोजना है, नर्मदा नदी परियोजना। इसके अंतर्गत तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 4 लाख हेक्टेयर भूमि कहीं ना कहीं ये भूमि वन क्षेत्र का जो है ये इस परियोजना के वजह से इसको इफेक्टेड करेगा। और कहीं ना एक दिन अगर ये बांध टूटेगा तो ये उस क्षेत्र को जलमग्न कर देगा। अब देखिए वनों की कटाई में अगर हम 4 नंबर में देखें, चौथे नंबर पे आए तो चौथा नंबर है कहीं ना कहीं खनन कार्य जो है हमारे वनों को नुकसान पहुंचाया है। चौथा है वनों की बर्बादी में किसका अहम योगदान है, खनन कार्य का। तो वनों की बर्बादी में खनन कार्य कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण बना है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, क्या है, बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ये पूरा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या है कि खनन कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है। किस चीज़ का खनन कार्य हो रहा है, तो डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट का अगर खनन कार्य हो रहा है तो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, टाइगर्स, यहाँ के जितने भी इस रिजर्व क्षेत्र के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इस खनन कार्य से, डोलोमाइट खनन कार्य से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये तो था कि वनों की बर्बादी में खनन का भी एक अहम योगदान है। अगर 5वां नंबर में देखें तो बहुत से जो वन अधिकारी है या फिर पर्यावरणविद है, इनका मानना है, इन दोनों का मानना है कि पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई, तो पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम लोग पशुचारण और ईंधन के लिए जो लकड़ी कटाई का बात है, तो जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती है, वो जो टहनियाँ होती है, उसी का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये उतना इफेक्ट
नहीं पड़ता है। अब देखिए वन किस तरह से एक किसी भी समाज के, देश के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो वन पारिस्थितिकी जो है 6 नंबर में देखें तो वन पारिस्थितिकी जो है, वन पारिस्थितिकी कहीं ना कहीं, वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारे देश के वन पदार्थ के लिए, खनिज के लिए और अन्य संसाधनों के संचयन को उसका एक माध्यम है। खनन के लिए हो या फिर वन पदार्थ जो हम वहाँ से जो भी दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ से लेते हैं, वन उत्पाद जो है उसका प्रयोग कहीं ना कहीं हम अपने आर्थिक जीवन में करते ही हैं। और औद्योगिक, शहरी अर्थव्यवस्था जितने भी, अगर इसको तेज़ गति में लाना है तो हम क्या करते हैं, इस वन पारिस्थितिकी तंत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आज हमारा ये भाग 2 समाप्त हुआ।